हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हैं अपना थर्ड चैप्टर जो कि हमारी पार्ट 1 जो बुक है मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, जिस चैप्टर का नाम क्या है जनसंख्या संगठन, उस चैप्टर की जो है हमने शुरुआत की हुई है और काफ़ी हद तक जो है हमने अपना चैप्टर पूरा भी कर लिया है। आज हम करेंगे जनसंख्या की आयु लिंग संरचना पर एक भौगोलिक निबंध लिखें या जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय क्या है, आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न जो है मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बोले थे। आज हम जो है इन्हीं प्रश्न के उत्तर जो है वो करेंगे। क्या होता है कि विभिन्न आयु वर्ग जब दंड रेखाओं द्वारा पिरामिड में दिखाए जाते हैं तो उन्हें जो है आयु पिरामिड कहा जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें प्रत्येक पट्टी यानी कि प्रत्येक लाइन जनसंख्या के एक विशेष आयु वर्ग को दर्शाती है। बाईं ओर की जो दंड लंबाई है वो पुरुषों की संख्या को दर्शाती है और दाईं ओर की लंबाई जो है स्त्रियों की संख्या को दिखाती है। विकासशील देशों के आयु एवं लिंग पिरामिड का आधार जो है वो व्यापक यानी कि विस्तृत होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले 5 वर्ष से अधिक बच्चे जो है पैदा होते रहे हैं। इससे पिरामिड का आधार भी जो है वो विस्तृत हो रहा है और उच्च वर्ग के लोगों की संख्या में कम वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही जब बच्चे अधिक संतान पैदा करने की आयु में आते हैं तब पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब क्या है कि जब बच्चे अधिक होंगे तो वो जो जनसंख्या का पिरामिड है उसका आधार भी विस्तृत होगा। दूसरा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आयु लिंग पिरामिड का आधार जो है वो छोटा पाया जाता है, अर्थात यहाँ प्रत्येक 5 वर्षों में कम बच्चे पैदा होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे ही बच्चों की संख्या उच्च आयु समूह में शामिल होती है वैसे ही जनसंख्या में वृद्धि आ जाती है। मतलब जैसे जैसे बच्चे युवा बन जाते हैं, बड़े वर्ग में आ जाते हैं तो वहाँ जो है बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। जिस पिरामिड का आधार पतला व शीर्ष संकीर्ण होता है ऐसी जनसंख्या में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होती है। ऐसी स्थिति जो है वो स्वीडन में पाई जाती है। तो ये थी जनसंख्या की भौगोलिक, जो हमारा आयु पिरामिड है, आयु लिंग संरचना है, उसकी भौगोलिक संरचना। हाँ जी, आगे हम पढ़ेंगे हमारी वृद्ध होती यानी कि बूढ़ी होती जो जनसंख्या है वो क्या है। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। यानी कि जब बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाती है तो वो हमारी वृद्ध जनसंख्या कहलाती है। यह 20वीं शताब्दी की जो है एक नई घटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में आयु वर्गों में बढ़ी जो अधिकांश विकसित जो है जीवन प्रत्याशा की संख्या जो है वो बढ़ गई है। इसी कारण जो है वृद्धों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जन्म दरों में ह्रास आने के कारण, गिरावट आने के कारण जनसंख्या में बच्चों का अनुपात भी घट गया है, तो इसे जो है वृद्ध जनसंख्या कहा जाता है। अब है हमारा ग्रामीण नगरीय संगठन। ये प्रश्न आपको कैसे आ सकता है, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करें या ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का विभाजन क्यों आवश्यक है। यह प्रश्न आपको 2 तरह से आ सकता है। आवास के आधार पर जो है जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण जनसंख्या, दूसरी है नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। ये आपने जो है अपना मानव बस्ती वाले चैप्टर में पढ़ा भी था
क्या है, इनको अपने अलग अलग व्यवसाय, संरचना, जीवन पद्धति आदि के आधार पर पहचाना जा सकता है। गांव के लोग साधारण सामाजिक संबंधों से ओत-प्रोत और कृषि कार्यों में लगे होते हैं। उनके आचार विचार और सांसारिक दृष्टिकोण नगर में रहने वाले लोगों से अलग होते हैं। इसके विपरीत जो है, इससे जो अगर हम दूसरी दृष्टि नगरों की ओर डालें तो क्या है, नगरों में रहने वाले लोग उद्योग व व्यापार में लीन रहते हैं, उसी कार्य में लगे रहते हैं। इनके आपसी सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। इनका दृष्टिकोण भी अलग होता है। विश्व में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक एशिया, लैटिन अमेरिका व अफ्रीका में पाई जाती है और नगरीय जनसंख्या जो है यूरोप, उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कृषि में मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग होने से अब जो है कृषि करने के लिए भी जो है बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। प्रयोग होने से व बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण होने के कारण जो है गांव से लोग नगरों की ओर आने लगे हैं। विश्व में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के जो है निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। कई कारण बताए गए हैं। पहला कारण क्या है, नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक होने के कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां नौकरी के लिए प्रवास कर जाती हैं। यानी कि जब स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया तो जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वो अब गांव को छोड़कर नगरों की तरफ आने लगी हैं। वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने में यकीन रखती हैं। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में पुरुषों का जो है प्रभुत्व होता है। तीसरा क्या है, विकासशील देशों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता की दर जो है काफ़ी ऊंची है। और क्या है, महिलाएं जो है गांव से नगरों की ओर प्रवास करती हैं क्योंकि वहां सुरक्षा की कमी है और रहन सहन की जो लागत है वो भी उच्च है। इसलिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जो है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दिन प्रतिदिन होती जा रही है। अब है हमारा अगला टॉपिक साक्षरता। अब सबसे पहले साक्षरता से क्या अभिप्राय है, इसका क्या महत्व है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो साक्षरता क्या है, पढ़ने और लिखने की क्षमता या जो योग्यता होती है वो साक्षरता कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनसंख्या आयोग के अनुसार जो है साक्षर व्यक्ति वही माना है जो किसी भाषा में साधारण संदेश को जो पढ़ लिख और समझ सकता है, वही साक्षर व्यक्ति है। भारत 2001 की जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है, उसे लिख सकता है, उसे पढ़ सकता है, उसे जो है साक्षर यानी कि एजुकेटेड, पढ़ा लिखा माना गया है। महत्व क्या है साक्षरता का? साक्षरता जो है जनसंख्या के गुणों का हमें बोध कराती है। यह जो है एक सामाजिक पक्ष है। मानव विकास शिक्षा के बिना नहीं किया जा सकता है। शिक्षा न केवल सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहायक होती है, बल्कि यह जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं और जो हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, उन्हें दूर करने में जो है सहायता प्रदान करती है। शिक्षा आधुनिक जीवन पद्धति को अपनाने में जो है सहायता करती है। अनपढ़ता और निरक्षरता और पिछड़ापन जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि अगर हमारी जनसंख्या कम पढ़ी लिखी है, हमारे देश के लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें किसी बात को समझाने में, किसी आयोग को समझाने में जो है अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून को सही ढंग से चलाने के लिए, समझाने के लिए जो है लोगों का साक्षर होना ज़रूरी है। अब साक्षरता को जो है कई कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है हमारा नगरीकरण। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो नगरीकरण है। उच्च नगरों देशों में साक्षरता दर जो है वो अधिक है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा
शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था जो है वो उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त नगरों में विभिन्न स्तरों की शिक्षा सुविधाओं के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। दूसरा है यातायात व संचार के साधन। यातायात और संचार के साधनों के अल्प विस्तार से भी जो है विकासशील समाज से ग्रामीण समाज को अलग कर देता है, जिससे ग्रामीण समाज जो है ज्ञान से वंचित रह जाता है। तीसरा क्या है जो साक्षरता को प्रभावित करने वाला कारक है? अर्थव्यवस्था। विश्व के विभिन्न भागों में जो है साक्षरता की दरों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी भी देश की आर्थिक विकास के स्तर व साक्षरता में जो है वो गहरा संबंध पाया जाता है, जबकि निम्न अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में निम्न साक्षरता दर पाई जाती है। समय से स्त्रियों का स्तर अगर और कौन सा कारक है हमारा? समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है उसको भी जो है साक्षरता दर प्रभावित करती है। समाज में स्त्रियों का स्तर भी साक्षरता दर को प्रभावित करता है। विकासशील देशों में पिछड़े राष्ट्रों में जो है स्त्रियों के निम्न सामाजिक स्तर के कारण जो है स्त्रियों का उच्च सामाजिक स्तर पाया जाता है। वहाँ साक्षरता दर भी जो है उच्च पाई जाती है, जैसे कि ईसाई समुदाय। ईसाई समुदाय में जो है ज़्यादातर स्त्रियां पढ़ी लिखी होती हैं। प्रशासकीय नीतियां, सरकारी नीतियां भी जो है साक्षरता दर की वृद्धि में सहायक होती है। प्राथमिक शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था व प्रसार के कारण जो है यही जो है सरकार की नीतियों का प्रमाण है। यदि सरकार की तरफ से जो है लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त खाना प्रदान किया जाता है तो हमारी साक्षरता दर में भी जो है वो वृद्धि होती है। तो साक्षरता दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला है नगरीकरण, यातायात व संचार साधन, अर्थव्यवस्था, समाज में स्त्रियों का स्तर और प्रशासकीय नीतियां यानी कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून। ये सब कारक जो हैं वो साक्षरता को प्रभावित करते हैं। और अब हमारा अगला टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। यह प्रश्न आपको कैसे आ सकता है? विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की व्यवस्था कीजिए। तो विश्व में विभिन्न भागों में आयु एवं लिंग संतुलन के लिए जो है कई कारक उत्तरदायी हैं। पहला है स्त्री पुरुष के जन्म दर में अंतर आना, यानी कि स्त्रियों और पुरुषों की जन्म दर में जब अंतर होता है तो आयु और लिंग में जो है असंतुलन पैदा हो जाता है। विश्व के लगभग सभी समाज में स्त्री जन्म दर की अपेक्षा पुरुष जन्म दर अधिक है। सामान्यतः जन्म के समय प्रत्येक 104 से 107 नर बच्चों के अनुपात में 100 मादा यानी कि फीमेल, नर कौन से होते हैं? मेल, और मादा कौन से होते हैं? फीमेल बच्चे पैदा होते हैं। परंतु जन्म से पहले और जन्म के बाद घटने वाली घटनाएं प्राय जन्म के समय की स्थिति में परिवर्तित होती है। दूसरा, जब जन्म दर प्रभावित करती है तो मृत्यु दर भी प्रभावित करती है। लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक स्त्री पुरुष की मृत्यु दर में भी अंतर है। जैसा कि विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप बालकों के जन्म के समय की अधिकता प्राय 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाती है। और विकसित देशों में जीवन की सभी अवस्थाओं में पुरुष मृत्यु दर जो है स्त्री दर से अधिक होती है। इसका परिणाम क्या निकलता है कि जन्म के समय जो है पुरुषों की बढ़ी हुई संख्या वो कम होती चली जाती है। 30 वर्ष की आयु के बाद जो है स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है। और क्या है? प्रवास भी जो है लिंगानुपात को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। विकासशील देशों में नौकरी की तलाश के लिए जो है गांव से शहर की ओर होने वाले प्रवास में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। ऐसे देशों में लिंग अनुपात जो है पुरुषों के पक्ष में रहता है। और क्या कारण है? विवाह,
यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसमें स्त्री को अपने पति के साथ एक अन्य स्थान पर जाकर बसना होता है, रहना होता है। अब है हमारा विश्व के विभिन्न देशों में व्यावसायिक संरचना। विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न व्यवसायों में जो है बहुत सारी जनसंख्या लीन रहती है और जनसंख्या के अनुपात में जो है बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। ये विभिन्नताएं देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। जैसे कम विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या अधिक होती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में जनसंख्या बढ़ती रहती है। अभी आपके ये चैप्टर आएंगे जिसमें हम द्वितीय, प्राथमिक, तृतीय क्रियाकलापों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अति उच्च औद्योगिक देशों में जो है तृतीय क्रियाकलापों में लोग जो है सबसे ज़्यादा लगे रहते हैं। 40 से 45% जनसंख्या जो है इसी में शामिल है। यूएसए में यह अनुपात जो है 70% है और चतुर्थ व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या जो है वो अभी भी कम है। लेकिन इसकी दो विशेषताएं हैं, एक तो आय अधिक है और दूसरा कार्य जो है वो गतिशील है। तो ये थी हमारी व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना के कारण ही जो है हमारी आर्थिक स्थिति का, आर्थिक विकास का पता लगता है और प्रत्येक जनसंख्या के आधार पर जो है हमारी व्यावसायिक संरचना में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है।